नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आपकी जो कुछ दुविधाएं हैं वो दूर करना चाहता हूँ। जैसे जो मैंने 15 टॉपिक इकोनॉमी के आइडेंटिफाई करा रखे हैं ना, कुछ कह रहे हैं कि वो आप सीक्वेंस में नहीं चल रहे, मतलब जैसे मैंने प्राइमरी सेक्टर कराया कृषि, तो फिर टर्शियर सेकेंडरी और टर्शियर। तो ये नहीं है कि साथ में पढ़ना है भाई उन्हें। हमें अब उद्योग पढ़ेंगे हम और सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें पहले निवेश मॉडल के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए कि हमें पैसा मिलता कहाँ से है, तभी तो हम उद्योग वगैरह स्थापित करेंगे। तो जो चीज़ मैं करा रहा हूँ ना जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस से पढ़ा जाता है, मतलब कि साथ में जो मैं करा रहा हूँ वो विश्वास करिए कि ठीक करा रहा हूँ, मतलब ठीक है। और जो कुछ टॉपिक पुराने छूट जा रहे हैं ना, अब मैं उन्हें छोटे छोटे टॉपिक एक ही साथ लाऊंगा तो वो 2-2 मिनट की वीडियो बना के फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए जैसे वो क्वालिटेटिव टूल छूट गए थे ना हमारे प्रत्यक्ष उपकरण वाले, तो अगली क्लास में वो हो जाएगा। मतलब मुझे याद है कि मैंने क्या करा रखा है, क्या छोड़ रखा है, तो आप इस बारे में तो निश्चिंत ही रहिए कि कुछ छूट जाएगा, मतलब ठीक है। तो चलो ठीक है, इतना शुरू करते हैं। और आज की क्लास तो फिर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसी चीज़ें शायद आपने पहले कभी ना पढ़ी हो, मतलब पढ़ी हैं तो ठीक बात, समझिए और नोट्स को ऐड ऑन करते रहिए, कवर करते रहिए। मतलब अब कब खत्म होगी ये मुझे नहीं पता है, मतलब क्योंकि पूरा तो मैं करा के रहूँगा, फिर लगेंगे 15-20 लेक्चर तो फिर भी लगेंगे ही ना, क्योंकि अगर एक टॉपिक विषय को अच्छे से करना है तो फिर जल्दी में क्या ही है, मतलब आराम से करिए ताकि फिर दोबारा ना करना पड़े कभी। ठीक ठीक है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी ना हमने, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है जो हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए कुछ टूल्स अपनाती है, जिसमें हमने सभी चीज़ें देखिए। सबसे पहले मुद्रा के बारे में जो पुराना पढ़ा था ना हमने, उसमें कुछ कुछ छूट गया, जैसे कि रेपो रेट का मैंने बताया था, लेकिन रेपो रेट से इन्फ्लेशन को नियंत्रण करते कैसे हैं वो यहाँ पे है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के जो प्रत्यक्ष उपकरण हैं वो बता रखे हैं। फिर पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है ना जो बैंकों के लिए, वो। फिर एआईएफआई यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो जैसे नॉन बैंक होते हैं, जो जैसे एग्जिम सुना होगा आपने, नाबार्ड हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, और फिर एक और होता है सीडीबी। इन चारों के स्थापना दिवस सबसे महत्वपूर्ण है और इनकी जो फुल फॉर्म है वो, ठीक है। फिर आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं समझता हूँ, मतलब वो बीओपी ही है, भुगतान संतुलन। आपको लगेगा मतलब बहुत ही रैंडम चीज़ है, इतनी गहरी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर मैं इसके भीतर पढ़ोगे ना आप, मतलब अभी तो इतनी सारी चीज़ें इसी से बनेंगी ना। मतलब इकोनॉमी की जो समझ वाला चैप्टर होता है ना वो यही है, मतलब ठीक है। चालू खाता और पूंजी खाता, फिर चालू खाते में क्या क्या आता है, फिर भारत की स्थिति क्या है वर्तमान में, ये देखिए प्योरली फैक्ट है ना ये तो, लेकिन जब पहले ऊपर का समझोगे फिर आएगा। फिर रेमिटेंस का संबंधित कुछ चीज़ें, फिर निर्यात में आएंगे हम लोग जिसमें जीआई टैग वगैरह पढ़ेंगे हम। फिर जो दूसरा खाता है कैपिटल अकाउंट, वो पूंजी खाता, उसमें निवेश और लोन, और भारत में जो विदेशी लोग खाते खोलते हैं ना, वो ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो भी यहाँ पर मैंने डाउन कर रखा है, नोट डाउन किया है। फिर कुछ 1-2 फैक्ट हैं जो वो शामिल किए हैं। तो लंबी कक्षा होगी, आराम से समझिए, और कक्षा पूरी देखेंगे तभी फायदा होगा। मतलब जैसे 2-4 मिनट का आगे का देख के वो आपकी अपनी समझ पे है, मतलब कि ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। फिर जो मनी था उसी का जो रिमेनिंग टॉपिक है ना वो करते हैं। मैंने बताया था आपको, रेपो रेट बताया था ना कि आरबीआई जब अपने जो ग्राहक होते हैं उनको शॉर्ट टर्म का लोन देता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म का लोन होता है, मतलब ठीक है। उसको जब देता है तो जो जिस ब्याज दर पर देता है, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ ब्याज चुकाना पड़ता है ना, तो वही ब्याज रेपो रेट है। अब देखिए, रेपो रेट से महंगाई नियंत्रित करी कैसे जाती है, यही आएगा। मतलब देखिए, अगर हमें महंगाई से लड़ना है, यानी महंगाई ज़्यादा हो रखी है, कम करनी है, तो हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अब इससे होगा क्या, देखिए रेपो रेट बढ़ गए, यानी अब मैं जो भी बैंक है वो आरबीआई से लोन लेने जाएगा तो उसे उसके बदले ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर जैसे पहले 100 रुपये लोन पे 5 रुपये देना पड़ता था, अब 100 रुपये लोन पे 7 रुपये देना पड़ रहा है। तो बैंक क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। कि इतना महंगा लोन कौन लेता है, बैंक कम लोन लेंगे, तो जो हम लोग हैं, हमें भी तो लोन कम मिलेंगे ना, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली बैंक ही दे रहा है। हमें लोन कम मिल रहा है, मतलब मार्केट में पैसा कम आ रहा है। मैंने बताया था, बस मार्केट में जितना पैसा कम होगा महंगाई उतनी ही कम होगी, मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा होगा महंगाई उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए सबके पास पैसा है तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने जाएंगे, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। तो महंगाई से लड़ना है तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे ताकि जो मुद्रा है ना मार्केट में वो कम हो जाए। और उल्टा देखिए, डिफ्लेशन से, यानी महंगाई बहुत कम है, थोड़ी महंगाई करनी है, मतलब ठीक है, ताकि तभी तो उद्योगपति थोड़ा प्रोत्साहित होंगे ना। तो देखिए महंगाई बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाना है उसे, तो हम क्या कर देंगे, रेपो रेट को कम कर देंगे। रेपो रेट को कम करने का तात्पर्य कि जो बैंक हैं उन्हें लोन सस्ते में मिल रहा है तो वो ज़्यादा लोन लेंगे, फिर हमें भी सस्ते लोन पे देंगे। अगर हमें सस्ता लोन मिलेगा तो मैं ज़्यादा लोन लूंगा ना। तो ज़्यादा लोन लेने का तात्पर्य कि मार्केट में पैसा बढ़ गया है। अब मार्केट में पैसा बढ़ गया है तो महंगाई बढ़ जाएगी। बस सिंपल याद रखिए, जिसको समझ नहीं आ रहा है, महंगाई को अगर नियंत्रित करना है तो रेपो रेट बढ़ाएंगे, महंगाई को अगर मतलब डिफ्लेशन से लड़ना है, महंगाई की विपरीत वाली चीज़, तो रेपो रेट घटाएंगे। ठीक है, चलिए
अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति होती है। उसमें हमने अप्रत्यक्ष उपकरण तो पढ़े थे, रेट पढ़े थे, सीआरआर, एसएलआर, मतलब रिजर्व रेशियो पढ़े थे, फिर रेट पढ़े थे, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बशर्ते उसमें एमएसएफ भी होता है, एसडीएफ होता है, ओएमओ होता है, ओएमएसएस होता है। अब इतनी चीज़ें कराऊंगा तो फिर आपको ही लग जाएगा ना ये क्यों पढ़ा रहा है, मतलब इतना ये जितनी आपके लिए काम की है ना समझ के लिए, वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है, ठीक है। फिर कभी कहोगे कि ऐसा ही मतलब सब चीज़ ही डाल दो, तो फिर वैसा बैच भी आगे को आएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब प्रत्यक्ष में ऐसे टूल्स, मतलब जो आरबीआई अप्रत्यक्ष से तो कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष का तात्पर्य कि सीधे मुंह पे कहेगा वो कि ऐसा करो वैसा करो, सीधे मुंह पे कहेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है नैतिक दबाव, मोरल सुएशन, मतलब जैसे कि बैंकों को कहेगा यार आप अपनी स्थिति देखो, बैंक इतने गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को दो ना लोन, ऐसे मतलब सीधे मुंह पे कहेगा वो। सीधी कार्रवाई का तात्पर्य यह है कि अगर बैंक कुछ खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो सीधी कार्रवाई मतलब उसकी आरबीआई सीधे उस पर कार्रवाई कर देगा, बैंक बंद कर देगा, या तो उसके लोन देने की क्षमता घटा देगा, या उसको ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करने देगा। तो ये हो गया सीधी कार्रवाई। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष उपक्रम, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानक। यानी आरबीआई कहता है बैंकों को कि ओ बैंकों सुनो, जो तुम लोन दे रहे हो ना, तो तुम तो लोन अगर कोई तुम्हें जवाबदेही तुम्हारी तय नहीं करेगा, तुम तो केवल अडानी को, अंबानी को, ऐसे लोगों को ही लोन दोगे, तो किसान को कहां से मिलेगा लोन। तो आरबीआई कहता है कि आप जितना भी लोन दे रहे हो, ये है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात चल रही है यहां पर। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का तात्पर्य यह है कि आप बैंक, जो बैंक है ना, वो अपना जितना भी लोन दे रहे हैं उसका 40% लोन कुछ निश्चित क्षेत्रों को देना ही होगा। मतलब अगर नहीं दोगे तो फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे ही नहीं आगे। अगर आप 100 रुपये दे रहे हो तो उसमें से 40 रुपये कुछ निश्चित क्षेत्र को, अब वो निश्चित क्षेत्र क्या होंगे, किसानों को देंगे, जो कमजोर वर्ग हैं, महिलाएं हो गया, SC ST वर्ग हो गए, इन सभी को, या फिर जो छोटे व्यापारी हैं जिन्हें पैसा अमूमन मिल नहीं पाता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आरबीआई बैंकों को कहता है कि आप अपने लोन का कुछ निश्चित प्रतिशत कमजोर लोगों को दोगे, ताकि समानता बनी रहे ना, उनको भी तो लोन मिलना चाहिए। तो ये है प्रायोरिटी सेक्टर। ये लिमिट जरूर याद रखना, मतलब एग्जाम में ये पूछेगा PSL की लिमिट क्या है, 40। हालांकि कुछ में ये अलग है, जैसे RRBs पढ़े हमने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसमें PSL की दर 75% है। जो रूरल एरिया कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनमें 75%। अब सब सेपरेट तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी ना, वही बात। लेकिन आप एक जर्नल चीज़ रखिए कि PSL में कितना प्रतिशत देना पड़ता है, 40% अमूमन, तब इतना ही आएगा गहरा, ठीक है। अब हम आते हैं AIFI में, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो देखिए, इसमें 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है, 4 चीज़ें आती हैं इसमें। तो वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं। पहला चीज़ है, मैं स्थापना के अनुसार बता रहा हूँ आपको, ऊपर से नीचे तक, मतलब कि सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो स्थापित हुआ उसी के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले AIFI का तात्पर्य है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये बैंक नहीं है। बैंकों का काम क्या होता है, लोगों से पैसा लो और जिसको जरूरत हो उसको लोन दो ना, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते, मतलब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए ये बैंक नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जिम बैंक। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही याद रखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंग्लिश में ही लिखा है, हाँ इंग्लिश में ही आप भी नोट डाउन। अब आयात निर्यात भारतीय बैंक लिखूंगा तो वो एक तो एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं, हिंदी में तो इंग्लिश में ही लिखेगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इसलिए थोड़ा थोड़ा कंफर्ट फील खुद भी फील करिए, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो अब इसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है कभी उसकी हिंदी मिलती ही नहीं है, मतलब ठीक है। अब शाख लिखूंगा और ऋण लिखूंगा तो आपको कितना अंतर नहीं लग रहा उसमें, ठीक है। लोन, ऐसी चीज़ें हैं, मतलब तो जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ उसको इंग्लिश में ही आप भी नोट डाउन करते रहिए। एग्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई, जनवरी 1982 में। इसका काम क्या होता है समझिए, तो क्या होता होगा, जो भी भारतीय लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको रेगुलेट करना, पैसे की जरूरत हो पैसे देना, नियम कानून कठिन है तो उन्हें सरल करना। ये तो टर्मिनोलॉजी से समझ जाते हैं ना, ऐसी बेसिक समझ बनाना शुरू करिए, मत हर चीज़ नोट डाउन ही मत करिए, ठीक है। एग्जिम बैंक पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम नाबार्ड, क्योंकि इसके बाद नाबार्ड ही स्थापित हुआ था। तो नाबार्ड के बारे में मैं बताऊं तो जो नाबार्ड है, सबसे पहले वही फुल फॉर्म याद रखिए, कभी भी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कृषि और जो ग्रामीण विकास है ना, उसके लिए ये बैंक है, मतलब तो काम क्या होगा इसका, जो कृषि में है, जो ग्रामीण लोग हैं उनको ऋण प्रदान करना, उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार करना, उनके लिए बेहतर नियम बनाना, ये सभी चीज़ें ही होंगी। स्थापना कब हुई, जुलाई 1982 में। देखिए उसका कब था, जनवरी में था, ये जुलाई में, वर्ष एक ही है, ठीक है। सीक्वेंस में ही आएगा कभी भी कि सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ, ऐसा कुछ। अब अगला जो है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में, 1988 में। नेशनल हाउसिंग बैंक का क्या होगा फिर काम, वही हाउसिंग से संबंधित चीज़ें, जो हाउसिंग नियम है, लोन दर हैं, इन सभी चीज़ों को फ्लक्चुएट करते रहना, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक।
अगला AFI है जो 4 ही याद रखने हैं इसमें, और सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि मैंने स्थापना वर्ष के अनुसार ही इन्हें लगाया भी है। चौथा हाउसिंग बैंक जो है वो है सिडबी पढ़ते हैं ना हम लोग, जिसका हेडक्वार्टर हम शायद लखनऊ में पढ़ते हैं, तो लखनऊ ही है इसका हेडक्वार्टर। तो इसका पहले फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं ना, लघु उद्योग, उनके विकास से संबंधित चीज़ें ये देखता है। स्थापना कब हुई? 1990 में, और मैंने इसका हेडक्वार्टर बता ही दिया आपको, लखनऊ में। किसी को लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। तो बस नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इतनी चीज़ें समझ ली, क्वेश्चन टैकल करने के लिए ये पर्याप्त है। बाकी अदर डिटेलिंग अब इतना डिटेल में तो मैं खुद ही नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अब सीडबी के काम अगर फंक्शन खुद पढ़ूंगा तो मतलब वो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट देखिए, मतलब जो पढ़ के उसमें से आ कितना रहा है, ठीक है। अब है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है भुगतान संतुलन। मैंने इसमें आपको थोड़ा हल्का सा जिक्र जब हम LPG रिफॉर्म नहीं पढ़ रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें मैंने BOP को थोड़ा थोड़ा आपको बताया था, मतलब ठीक है। अब यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले BOP का तात्पर्य क्या है? बैलेंस ऑफ BOP। मैंने बताया था आयात निर्यात करने के बाद जो हमारे कोष है, जो हमने कहीं धन रखते हैं हम, जो वहाँ जितना रुपया बचता है वही हमारा BOP है। अब लेकिन ये तो सिंपल परिभाषा होगी, अंदर जाएंगे तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आएंगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो BOP है उसमें 2 खाते होते हैं, 2 खाते। एक होता है करंट अकाउंट जिसे चालू खाता कहते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट जिसे पूंजी खाता कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालू खाता। ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छे से समझेंगे तो सब चीज़ आ जाएगा, अगर समझने का मन ही नहीं बनाएंगे पहले से तो फिर तो कुछ ही नहीं आएगा, चाहे कैसा ही कोई पढ़ा ले, ठीक है। चालू खाता, इसमें आती हैं 3 चीज़ें, ध्यान से याद करिए। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है वो जो वस्तुएं और सेवाएं हैं ना, गुड्स एंड सर्विस, उसका आयात निर्यात। विदेशों से ही होता है ये। तो जो चीज़ हम सामान भेजते हैं या जो सर्विसेज हम भेजते हैं या फिर जो सर्विसेज हम आयात करते हैं, जो भी गुड्स आयात करते हैं, वो पहला। दूसरा विदेशी आय। विदेशी आय का तात्पर्य है मुनाफा वगैरह या फिर कोई ब्याज वगैरह। जैसे हमने किसी देश को लोन दिया तो वो हमें उस पर ब्याज देगा। और मुनाफा का तात्पर्य कोई विदेशी कंपनी है, हमने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है भारतीय वालों ने, तो हमें उससे कुछ मुनाफा तो होगा ना, वो आएगा। फिर तीसरी चीज़ आती है विदेशी हस्तांतरण। जैसे मैंने बताया विदेशी हस्तांतरण मतलब कि कोई विदेश में काम कर रहा है हमारे, तो वहाँ से पैसे भेजता है, जैसे प्रेषण, रेमिटेंस कहते हैं। जैसे हमें पता है यहाँ से खाड़ी देश में, दुबई, इराक, ईरान, इन देशों में भारतीय लोग बहुत जाते हैं काम करने, तो वहाँ वो पैसा जो कमा रहे हैं वो अल्टीमेटली अपने परिवार, घर परिवार को ही तो भेजेंगे, तो भारत में ही तो आ रहा है, तो वो होता है प्रेषण, वो आएगा इसमें। और डोनेशन, कोई देश जब कोई आपदा आ जाती है तो जैसे डोनेट करते हैं ना, कोई देश लोग गरीब जो कम विकसित देश हैं उनकी मदद करते हैं, वो हो गया। फिर उपहार स्वरूप तो फिर देते ही हैं, जैसे मतलब कोई कहीं जा रहा है, जैसे हमारे PM ही जाते हैं, उनको ही कुछ जो भी चीज़ें देते हैं, फिर बाद में ऑक्शन वगैरह करा लेते हैं ना, वो उपहार भी इसी में शामिल होते हैं, ठीक है। तो चालू खाते में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई। अब हम पढ़ते हैं समझने वाली चीज़ की असली में स्थिति क्या है भारत की। देखिए चालू खाते की बात की जाए, यानी करंट अकाउंट, इसमें जो वस्तुओं का मैंने आयात निर्यात वाला बताया ना, वस्तुओं और सेवाओं का, जो वस्तुओं का आयात निर्यात है ना, वो तो भारत में नकारात्मक रूप से, मतलब भारत के पक्ष में नहीं है वो। क्यों? क्योंकि भारत जितनी चीज़ें निर्यात करता है ना, उससे ज़्यादा आयात करता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो? अगर हम 5 रुपये का सामान बेच रहे हैं ना, तो हम 10 रुपये का खरीद रहे हैं, मतलब तो 5 रुपये का नुकसान हो रहा है ना हमें टोटली। तो वस्तुओं के मामले में भारत क्या है अभी? नकारात्मक पक्ष में, क्योंकि भारत जितना मंगाता है उससे कम भेज पाता है, तो हम इसमें नकारात्मक स्थिति, हम नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है। सेवाओं की बात की जाए तो ये सकारात्मक है। तो क्या तात्पर्य होगा इसका? जितनी सेवाएं हम आयात कर रहे हैं उससे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, यानी हम 5 रुपये का आयात कर रहे हैं तो 10 रुपये का निर्यात कर रहे हैं, तो 5 रुपये का फायदा हो रहा है ना इसमें, ये है। तो सेवाओं के मामले में हम सकारात्मक में हैं, लेकिन वस्तुओं के मामले में हम नकारात्मक। ये नकारात्मक सकारात्मक आपको समझ आ गया होगा, तो ठीक है। अब टोटल स्थिति की बात की जाए तो जो करंट अकाउंट है उसमें भारत को फायदा होता है या नुकसान होता है? फिर तो टोटल मिलाकर बात की जाए तो हमें करंट अकाउंट में होता है नुकसान। क्यों? समझते हैं। जो करंट अकाउंट है ना, उसमें वो होता है डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है भारत को। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया वस्तुओं में हमें नेगेटिव प्राप्त होता है, हम नकारात्मक स्थिति में रहते हैं, और सेवाओं में हम सकारात्मक स्थिति में, लेकिन हम जो वस्तुएं हैं ना वो ज़्यादा मंगा देते हैं, मतलब तो वो सेवाओं में जो हमें फायदा हुआ रहता है उसको भी काट देते हैं। यानी देखो हमें यहाँ 5 का फायदा हुआ ना जैसे, लेकिन जो ऊपर नुकसान है वो 15 का है, वो -15 है या +5 है, तो फिर भी हम क्या -10 में तो रह रहे हैं ना, ऐसी चीज़। तो हमें टोटल नुकसान होता है अंत में, मतलब चालू खाता हमें घाटा होता है। बस इतना ही आएगा कि भारत को चालू खाते में क्या होता है, घाटा होता है, कुछ नहीं होता है, जैसी स्थिति वही रहती है, या फिर फायदा होता है, तो नुकसान होता है। चालू खाते की स्थिति समझ आई। अब कुछ फैक्ट याद रखते हैं। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है, यानी अपना सामान सबसे ज़्यादा किसको बेचता है? USA अमेरिका को बेचता है। भारत का सबसे ज़्यादा सामान अमेरिका खरीदता है।
सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है? सबसे ज़्यादा किस देश से सामान खरीदता है भारत? चीन से। हम कहते भी हैं कि चीन से, कहते हैं ना सामान बैन कराओ, लेकिन इतना डिपेंडेंट है इंडिया चीन पर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है हमें चीन के साथ सामान। टॉयज़ हो गए, केमिकल्स हो गए, या फिर जो ग्रॉसरीज के प्रोडक्ट हो गए, वो सभी चीज़ें हम चाइना से ही मंगाते हैं। या फिर जो मेडिसिन में यूज़ होता है कुछ API, हाँ मैं फुल फॉर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ उसका, तो वो भी हम चाइना से बहुत मंगाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सामान बेचते हैं अमेरिका को, सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं चीन से। अब सबसे ज़्यादा आयात करते क्या है फिर हम? सबसे ज़्यादा क्या आयात करते हैं हम? सबसे ज़्यादा आयात करते हैं हम कच्चा तेल। मैंने बताया क्रूड ऑयल, जो है पेट्रोलियम, जो तेल है ना कच्चा, ये हमारे पास बहुत कम है। मतलब 80% से ज़्यादा हम लोग ये इंपोर्ट करते हैं विदेशों से। कहाँ से करते हैं? खाड़ी देशों से, इराक, ईरान, ये अमेरिका भी करते हैं। मतलब तो सबसे ज़्यादा आयात करते हैं हम कच्चा तेल का। और सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करते हैं? तो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं हम जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं ना, उन सब का। अब क्या होते हैं ये पेट्रोलियम उत्पाद? जो ये कच्चा तेल बनाया ना, उसके बाद रिफाइन करके जो हमें चीज़ मिलती है उसमें से, वो चीज़ें पेट्रोलियम उत्पाद में आ जाती है। ज़्यादा डिटेल में जितना एग्जाम में आने वाला उतना पड़ी। सबसे ज़्यादा आयात करते हैं कच्चा तेल, सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक, अगला पढ़ें तो देखिए, भारत को सर्वाधिक व्यापार घाटा किससे होता है? तो बताया ही मैंने, चीन से, क्योंकि इतना ज़्यादा आयात करते हैं ना हम यहाँ से, उतना हम भेज पाते नहीं है। तो तकरीबन मेरे ख्याल से $54 बिलियन का नुकसान होता है हमें यहाँ। मतलब टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बराबर कर लेना, मतलब तो फिर चीन से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा व्यापार अधिदेश, मतलब सबसे ज़्यादा फायदा किसके साथ होता है? हमें अमेरिका से ही होता है। मैंने बताया हम बहुत ज़्यादा सामान भेजते हैं यहाँ से और मंगाते कम हैं, तो सिंपल याद रखिए। अब एक रेमिटेंस रिपोर्ट होती है, हाँ देखिए, रेमिटेंस मतलब धन प्रेषण। वही कितनी बार बता दिया, जो विदेशों से जो भारतीय काम करते हैं वहाँ से जो भेजते हैं खाड़ी देशों में, उसे। तो रेमिटेंस रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। इतना ही याद रखना था इसमें। ठीक, अब अभी तक हमने आयात की बात करी, अब हम निर्यात में कुछ चीज़ें देखें। निर्यात में एक टर्म आता है GI टैग, सुना होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, पढ़ा है ना आपने कभी? तो देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्ट की बात करूं तो भारत में फर्स्ट किसे मिला था ये GI टैग? तो दार्जिलिंग की जो चाय नहीं है उसे मिला था ये सबसे पहले। और जो GI टैग है उसकी वैल्यू कब तक रहती है, मतलब कब तक वो वैलिड रहेगा? तो 10 साल तक वो वैलिड रहेगा, यानी 2023 में मिला तो 2033 तक उसके पास ही रहेगा वो टैग। ठीक है, उसके बाद फिर से प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब रेगुलेशन का स्थिति बात करें इसकी, कौन गवर्न करता है? तो विश्व स्तर पर बात की जाए तो जो WTO नहीं है, उसने एक ट्रिप्स समझौता किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे ना, मतलब जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं उससे संबंधित एक ट्रिप्स समझौता है। तो वैश्विक स्तर पर तो GI टैग को नियमित करने के लिए ट्रिप्स है। भारत में क्या है? एक GI एक्ट है। सिंपल पूछेगा, भारत में जो GI एक्ट है वो कब का है? 1999 का है। हो गया यार, लिखिए। अब इतनी चीज़ें हुई है करंट अकाउंट की। अभी हम BOP पढ़ रहे हैं, भुगतान संतुलन, उसका करंट अकाउंट देखिए। करंट अकाउंट में कितनी सारी समझने वाली चीज़। करंट अकाउंट खत्म किया, अब कैपिटल अकाउंट में आते हैं, यानी पूंजी खाते में। यहाँ क्या स्थिति है भारत की? तो देखिए, पूंजी खाते की बात की जाए, बशर्ते शायद मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर कि पूंजी खाते में भारत की अंतिम स्थिति क्या है, तो वो मैं अगली क्लास में शामिल कर लूँगा। मतलब नुकसान में है, फायदे में? भाई फायदे में है, मतलब मैं लिख भी दूंगा उसे कहीं पर। ठीक है, देखिए, तो इसमें पहले शामिल क्या क्या होता है? निवेश आता है इसमें, और इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या, दो टाइप के होते हैं, एक FDI, एक FPI। क्या होते हैं ये अभी पढ़ेंगे। एक इसमें शामिल होता है लोन। लोन भी दो प्रकार के, एक तो भारत के भीतर से ही लो या फिर विदेशों से लो, दो प्रकार। एक शामिल होता है इसमें भारत में जो विदेशी लोग खाते खोलते हैं, कोई विदेशी या फॉरनर, वो भारत में अगर खाता खोले तो वो भी पूंजी खाते में आता है। सिंपल ही तो है, तीन चीज़ें ऊपर थी, 3 चीज़ें यहाँ भी हैं, निवेश, लोन और जो भारत में विदेशी लोग खाता खोलते हैं वो। अब सबसे पहले हम निवेश को समझें, तो निवेश में सबसे पहला टर्म है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं ना जिसे हम, वो आता है सबसे पहले। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फिर FDI की बात करी जाए, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं कि FDI होता क्या है। FDI की बात करी जा रही है यहाँ पर। FDI देखिए, ये ऐसा होता है, जो कोई विदेशी इकाई है, मतलब कोई फॉरेन एंटिटी है, कंपनी है या कोई आदमी है, जो भी है, मतलब वो भारत में अगर कोई कंपनी है, अगर उसकी 10% हिस्सेदारी खरीदे, यानी मेरी एक कंपनी है भारत में, मैं 100% का अभी मालिक हूँ उसमें, लेकिन कोई विदेशी आकर उसकी 10% मालिकी खुद खरीदे, यानी अब मेरे पास 90 है, 10% हकदार वो है, जितना भी प्रॉफिट होगा 90 मैं लूँगा, 10 वो लेगा। तो ऐसा करे, 10% उससे अगर ज़्यादा की हो ना तो उसे कहते हैं FDI। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर भारतीय कंपनी की 10% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदे तो वो तो होती है FDI, और 10% या उससे कम की खरीदे तो वो होती है FPI। बहुत ही सिंपल है, मतलब। ठीक है, तो पहले FDI में क्या हुआ, कोई विदेशी इकाई, कोई विदेशी कंपनी है जो भारतीय कंपनी का 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीदे तो वो है FDI। और सामान्यतः जो ये FDI आता है ना, निवेश आता है, ये स्थिर होता है, मतलब
मतलब ये आते हैं तो फिर पैसा यहाँ थोड़ी देर के लिए रखते हैं, मतलब कि इस विकास करें, कंपनी अच्छे से ग्रो करें, तुरंत लेके भाग नहीं जाते। एफपीआई वाले क्या करते हैं, अभी पढ़ेंगे कि अगर मार्केट कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, कीमत कम हो रही है, घट रही है, तो तुरंत मतलब पैसा निकाल के चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब अगर मैं एफपीआई की बात करूँ, देखिए एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। इसकी डेफिनेशन वही ऊपर बताई मैंने, कोई विदेशी इकाई किसी भारतीय कंपनी में 10% तक, एफडीआई में क्या 10% से ज़्यादा, यहाँ 10% से कम, ठीक है, उसे कहते हैं हम एफपीआई। और ये जो होती है इसे हॉट मनी भी कहते हैं, चलायमान मुद्रा। क्यों कहते होंगे, मैंने बताया ना, क्योंकि ये लोग टिकते नहीं है। मार्केट अगर बिल्कुल भी फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई अब देखो यूक्रेन रशिया का ही वो हो गया ना, अगर वॉर हो गया तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, वैल्यू पैसे की फिर से कम हो जाएगी, तो इन्हें पहले से ही वो लगेंगे ये लॉजिक वगैरह, भाग जाएंगे पैसे निकाल के, क्योंकि नुकसान हो जाएगा ना तुरंत। तो एफपीआई वाले जो होते हैं वो हॉट मनी कहलाती है, एफपीआई, हाँ। और एफडीआई वाली स्थिर कहलाती है। और एफडीआई में क्या 10% से ज़्यादा अगर हिस्सेदारी खरीदे, एफपीआई में 10% या उससे कम खरीदे, सिंपल ही है, आगे होगा, ठीक। अब अगला टॉपिक है आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार, इसे हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अब देखिए, हमारे पास जो पैसा होता है ना चुकाने के लिए, आयात निर्यात से हम चुकाते हैं जो, या फिर तो उसके लिए एक भंडार होता है जो मैंने बताया ना। तो वो होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो सबसे पहले वो जो भंडार होता है वो होता है आरबीआई के पास। इसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं, चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बनेगा कौन सी चीज़ शामिल है, कौन सी नहीं है, क्या क्या नहीं है, कुछ भी होता है ऐसे बने, सिंपल याद रखिए। तो सबसे पहले तो इसमें शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा होती है ना, वो शामिल होती है। अब ये विदेशी मुद्रा कहाँ से आती है, वही निर्यात किया हमने तो उसने पे किया हमें, डॉलर में कर रहा है कोई, कोई यूरो में कर रहा है, कोई पाउंड में कर रहा है, तो वो सब हम जमा करके रखेंगे ना कहीं, तो वो है विदेशी मुद्रा आएगी पहली। दूसरा स्वर्ण भंडार, जो भी हमारे पास सोने का भंडार है वो भी विदेशी मुद्रा में ही आता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है ना, निश्चित तो है नहीं, सभी देशों में सोना तो सोना ही है ना, अब डॉलर वहाँ, हाँ। तो मैंने विदेशी मुद्रा बताया आपको, और दूसरा स्वर्ण भंडार बताया। अब जो तीसरी चीज़ इसमें शामिल होती है फॉरेक्स रिजर्व में, वो है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। अभी क्या है जानने से जरूरी है कि ये शामिल है, इतनी टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही नहीं, मतलब कैट थोड़ी निकालना हमने। तो रिजर्व ट्रांच पोजीशन का तात्पर्य है आरटीपी, समझिए, मतलब आरटी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने की है वो है कि ये शामिल किस में है, आईएमएफ नियंत्रित करता है इसे। तो 2 चीज़ें याद हुई, तीसरी चीज़ क्या शामिल है इसमें, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, बस इतना याद रखिए। आरटीपी कहते हैं इसे शॉर्ट में, और आईएमएफ है ना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके नियंत्रण में है ये, बस। और चौथी चीज़ जो आती है वो है एसडीआर। स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं इसे, विशेष आहरण अधिकार, जिसे लिखना है लिख भी ले यहाँ पर, क्योंकि मैंने सिर्फ ये रिवीजन के पर्पज से बनाया, लेकिन जब तक आप इसे समझेंगे तब तक तो आपको रिवीजन में भी ये काम नहीं है। विशेष आहरण अधिकार है, आहरण अधिकार, राइट। तो एसडीआर ये है चौथा फंक्शन, जो मतलब जो चौथा अंग है विदेशी मुद्रा, और ये भी आईएमएफ ही नियंत्रित करता है। तो हो गई 4 चीज़ें, विदेशी मुद्रा, स्वर्ण भंडार, आरटीपी रिवर्स ट्रांसपोजिशन आईएमएफ में, और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, वो भी आईएमएफ में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फॉरेक्स रिजर्व। इसमें भी जो तथ्य है कि भारत की स्थिति क्या है वो मैं अगले उसमें शामिल करूंगा, वो जो ऊपर की कैपिटल अकाउंट में स्थिति क्या है और ये क्या है मैं शामिल करना भूल गया, अगली क्लास में शामिल करूंगा, ठीक है। तो इतना हुआ। अब 1-2 फैक्ट लिख रखे हैं मैंने, तथ्य जो मुझे मिल जाते हैं, मतलब कि लगता है महत्वपूर्ण है तो मैं शामिल करता हूँ, ठीक। तथ्य में ये है कि तो चीन के बाद भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी जो सोने के कंजप्शन के मामले में ना भारत की क्या है ग्लोबल स्थिति, सेकंड रैंक पे, सबसे ज़्यादा चीन उपभोग करता है। फिर अगर हम घरों के जेवराज वगैरह वगैरह तो शामिल करते हैं तो भारत से ज़्यादा सोना किसके पास नहीं होगा, लेकिन वो पता ही है आपको वो वाला कोई देता नहीं है। मतलब वैसे अगर वो सब सोना मार्केट में आता तो भारत इतना मतलब कितना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, लेकिन घर में सबके पास है सोना वगैरह, लेकिन कोई बाहर ही निकालता हो, यार खाली वेस्ट पड़ा रखा है, इकोनॉमी में लाओ फंक्शन कराओ उसका, बशर्ते ये तो हमारी बात की बातें हैं। और इसका अगला टॉपिक है ये जो एशिया है ना, उसमें जो पहला SEZ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो कहाँ स्थापित हुआ, कांडला में स्थापित हुआ था। कब, 1965। कांडला कहाँ है, गुजरात। ये भी फैक्ट है कि जो इस पहला सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वो कांडला में स्थापित हुआ, और वो एशिया का भी पहला है, ठीक है। कब स्थापित हुआ, 1965 में। अंतिम फैक्टर जो मैंने शामिल किया है वो है FCRA एक्ट है ना, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मतलब विदेशी अंशदान विनियमन एक्ट, ऐसा ही आएगा सिंपल कि FCRA एक्ट है कब का, तो वो है 2010 का। क्या करता है ये, जो विदेशों से हम लोग NGO वगैरह फंड वगैरह प्राप्त नहीं करते हैं उसको रेगुलेट करता है कि मतलब कुछ अवैध तरीके से इलीगल मतलब प्राप्त नहीं, ठीक है। तो
अच्छी लगी होगी क्लास। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई आज की है, मतलब देखिए अच्छे नोट्स भी बना रखे हैं, नोट डाउन करिए, याद करिए, समझिए जो चीज़ें दिक्कत रहती हैं, और मुझे भरोसा करिए इतना कि मतलब जो करा रहा हूँ सही करा रहा हूँ, मतलब कि अगर मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई कर रखे, अगर खुद जिम्मेदारी लिखी तो मतलब कराऊंगा ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।